भाइयों बहनों, जय हिंद, जय भारत। मित्रों, राजनीतिक विषय कक्षा 12वीं का एक चैप्टर लेकर के आया हूँ, संविधान की विशेषताएं। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, संविधान की विशेषताएं बताइए, संविधान की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, संविधान की विशेषताएं, कोई संविधान की 5 विशेषताएं लिखिए। ऐसे अलग अलग प्रश्न बनता है। बोर्ड की परीक्षा में अक्सर प्रश्न बनता है संविधान की विशेषताएं। तो इस पर आज कुछ चर्चा करूंगा। कक्षा 11वीं 12वीं के जो इंटर कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, अब वो उन बड़े बच्चों के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल यानी जो इस प्रकार के व्याख्यान देने वाले सब्जेक्ट होते हैं, उसमें केवल व्याख्यान होता है। अंग्रेजी, मैथ्स या अन्य जो सब्जेक्ट व्याख्यान की आवश्यकता नहीं होती है, तो उनको समझाया जाता है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, इसको व्याख्यान दिया जाता है, उस पर व्याख्यान होता है। जो एक शब्दावली पर, एक चैप्टर पर, एक बिंदु पर व्याख्यान होता है, उस व्याख्यान को विद्यार्थी अच्छे से समझ लेता है, तो फिर वो चैप्टर पूरा समझ में आ जाता है और उनको उस व्याख्यान के आधार पर अपनी जो चाहे पुस्तक है और फिर या परीक्षाएं, तो उसमें वह आराम से लिख भी सकता है, अगर उस व्याख्यान को 1-2 बार सुन ले ढंग से। तो संविधान की विशेषताओं की बात करता हूँ, तो हमारे सामने पहली बात आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की विशेषताओं की बात करता हूँ, तो भारत का जो संविधान है, उस भारत के संविधान को बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर ने, उस समय का जो शिक्षाविद व्यक्तित्व का धनी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगाए। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, और संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, ये तो एक समय की बात है। लेकिन आप और हम ये सोचें कि संविधान बनाने में जो उन्होंने जो संविधान बनाया है, उस संविधान बनाने वाले ने कितने देशों का संविधान पढ़ा होगा, तब कितने देशों की विशेषताएं पढ़ी होगी संविधान की, तब कहीं जाकर के संविधान के ऊपर इतनी बड़ी व्याख्यान, यानी इतना बड़ा संविधान, जिसको हम विश्व का सबसे बड़ा संविधान मानते हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी एक लिखित दस्तावेज के रूप में उसकी प्रति मानी जाती है, तो उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो बात आती है, पहली बात आती है संविधान की। तो संविधान बनाने के अंदर जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य, पहला बिंदु आता है, क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व, भारत की जो जनता है, भारत की जनता सभी प्रकार से सक्षम है, चाहे आंतरिक मामले हो चाहे बाहरी मामले हो, वो भारत की जनता उसको उन समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। इस बात को इन्होंने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के तहत लिया गया है। फिर गणराज्य के अंदर बात बताई है, तो कि गणराज्य कौन हो, गणराज्य क्या है, तो बात आती है गणराज्य के अंदर कि जो भारत की जनता है, भारत की जनता का जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, जिसका चयन होगा, वो राष्ट्र का अध्यक्ष फिर वो लोकतांत्रिक सिस्टम के तहत उसका प्रतिनिधित्व करेगा। वो सीधा जनता द्वारा चयनित होगा, जनता द्वारा चुनाव किया हुआ होगा, और वही जनता का यानी राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, यानी लोकतांत्रिक सिस्टम में, यानी मतदान द्वारा उसको वहाँ पर भेजा जाएगा, उसको राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में। तो ये इस प्रकार इनको लोकतांत्रिक गणराज्य माना है। यानी कि पहले जो राज्य हुआ करते थे, उसमें राजतंत्र हुआ करता, राजशाही शासन, राजतंत्रात्मक शासन, यानी कि राजा का बेटा ही राजा हुआ करता था। लेकिन गणराज्य के अंदर ऐसा नहीं है, यानी उस समय वंश परंपराओं के आधार पर ही राजा, आगे उसका पुत्र राजा, इस प्रकार का सिस्टम हुआ करता था। लेकिन गणराज्य के अंदर क्या कि भाई किसी भी वंश परंपरा को नहीं चलाना, और फिर लोकतांत्रिक सिस्टम के तहत फिर चुनाव के आधार पर कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। इस बात को इन्होंने यहाँ पर जगह दी है। फिर दूसरी बात आती है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना की बात आती है, तो प्रस्तावना में सबसे बड़ी बात आती है क्या है कि जो शक्ति है, वो शक्ति किस में है, तो भारत की जनता में, भारत की जनता के अंदर, यानी कि हम भारत के लोग हैं, तो हम भारत के लोगों के द्वारा ही इस संविधान की जो द्वितीय विशेषता है, संविधान की जो दूसरी विशेषता है प्रस्तावना, तो इसके अंदर संविधान में भारत की जनता ने इसको आत्मार्पित, अंगीकृत और अधिनियमित किया है।
कि हम भारत के लोग हैं और हम भारत के लोगों के अंदर ये शक्ति है कि हम इस संविधान की जो विशेषता है, यानी कि प्रस्तावना है, जिसको हम संविधान की आत्मा मानते हैं, या के.एम. मुंशी ने कहा ये राजनीतिक कुंडली है, तो इसको हमने स्वीकृत किया है। इसके आधार पर ही जो भारत की जनता है, वो भारत की जनता स्वयं अपना कल्याण कर सकती है। फिर बात आती है तीसरी की, भाई ये तीसरा बिंदु आता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यानी जो अपना जो भारत का संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान बताया गया है। यानी कि इस संविधान के अंदर आपके भारत का संविधान है, उसके अंदर 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 12 अनुसूचियां बताई गई हैं। जो मूल संविधान की प्रति की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि जब संविधान बनाया गया, यानी जब संविधान बनाने की योजना आई, यानी कि जुलाई 1946 के अंदर जब संविधान बनाने की योजना आई, तो भारत की जनता में से अलग अलग राज्यों से, अलग अलग इकाइयों से अलग अलग लोग वहाँ आए। तो उन लोगों के द्वारा जो भारत के संविधान के निर्माण की बात हुई, तो उसके अंदर आपको कहते हैं कि 389 यानी 389 लोग एकत्र हुए थे उस संविधान निर्मात्री सभा में। और फिर कहते हैं कि जो 292 जो लोग आए थे, वो ब्रिटिश प्रांतों से आए थे। उस समय ब्रिटिश प्रांतों का जो शासन हुआ करता था, उसमें से कितने लोग आए थे? तो 292। फिर जो ब्रिटिश प्रांतों के जो केंद्र शासित राज्य हुआ करते थे, या केंद्र शासित जो जहाँ राज्यों का केंद्र हुआ करता था, जैसे अपने राजस्थान का अजमेर हुआ करता था, ऐसे अजमेर मेरवाड़ा। तो फिर हम बात करते हैं कि उस समय जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र कहलाते थे वो, तो वहाँ से पूरे भारत में से 4 लोग आए थे, 4 लोग चयनित, और 292 लोग आए थे ब्रिटिश प्रांतों से। और जो देशी रियासतें हुआ करती थी, उन देशी रियासतों से 93 लोग आए थे। तो कुल मिलाकर के 389 लोग उस भारत के संविधान के निर्माण के अंदर वहाँ उस पहली सभा के अंदर आए। तो फिर उन्होंने जो भारत के संविधान के निर्माण की बात कही, तो उस संविधान के निर्माण का कार्य किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने। तो जो बी आर अम्बेडकर साहब की जो इसके पीछे की हिस्ट्री पर अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा कि वास्तव में वो किस प्रकार उन्होंने जो संविधान निर्माण किया, उसके ऊपर मैं अभी व्याख्यान नहीं दूंगा, अपन शॉर्ट रूप में चलेंगे। तो बात आती है हमारे सामने कि जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो हमारे जो 395 अनुच्छेद और 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ, इस पर इन्होंने इतना बड़ा संविधान लिख करके जो लिखित दस्तावेज के रूप में पेश किया। तो 26 नवंबर 1949 को भारत की जनता ने इसको आत्मार्पित, अंगीकृत और अधिनियमित किया, यानी 26 नवंबर 1949 को। जबकि कुछ संविधान की कुछ धाराएं, कुछ एक्ट उसी दिन लागू कर दिए गए, लेकिन पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसके पीछे भी कोई कारण है, वो बाद में बात करूंगा। फिर जो लिखित में सबसे बड़ा दस्तावेज है, इसके अलावा दूसरे देशों की क्या हालात है, तो दूसरे देशों के भी क्या संविधान बने हुए हैं, तो बने हुए हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं हैं। इसलिए फिर कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान। इस बात को किसने कहा? तो विष्णु हरि कामत ने कि हमें गर्व है कि भारत का ये जो संविधान है विश्व का सबसे विशाल संविधान है। और के.एम. मुंशी ने क्या कहा कि भाई ये जो इसकी प्रस्तावना है, ये राजनीतिक कुंडली है। तो अमेरिका के संविधान की बात करता हूँ, तो अमेरिका के संविधान में कितने एक्ट हैं? केवल 7 अनुच्छेद है। कितने? 7 अनुच्छेद। आपने तो 7 अनुच्छेद किया, आपके तो 395 अनुच्छेद है, फिर 22 भाग हैं उसके। कोई पुस्तक उठाते हो तो उसे एक पुस्तक उठाते तो उनके कितने भाग हैं, फिर उसकी अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो उसके अंदर अलग अलग विषय होते हैं। तो इस रूप में उसको देखा गया है। फिर मैंने आपको अमेरिका का बताया कि 7 अनुच्छेद है, या फिर कनाडा के संविधान की बात करता हूँ तो 147 अनुच्छेद है। फिर अगर आप दक्षिण अफ्रीका की बात करोगे तो 153 अनुच्छेद की बात आती है। इस प्रकार करके इसका मतलब हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है, और इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। फिर बात करता हूँ संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था की जैसे बात करूँगा, तो जो हमारी शासन व्यवस्था है, जो व्यवस्थापिका या कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका या व्यवस्थापिका है, इसका जो प्रमुख प्रतिनिधि है, तो इसका प्रमुख प्रतिनिधि है शासकीय जो संवैधानिक जो प्रतिनिधि है, वह इसका प्रमुख प्रतिनिधि नहीं होकर के जो कार्यपालिका का, जैसे माना कि यहाँ संवैधानिक प्रमुख कौन है,
तो राष्ट्रपति, लेकिन इसका यूं कार्यपालक प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। तो शक्तियाँ किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। जबकि जो वास्तविक शक्तियाँ किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। उसका उपयोग कौन करता है? तो उसका उपयोग प्रधानमंत्री करता है। तो ये इस प्रकार की बात संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आती है। फिर बात करते हैं कि जो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों की बात करता हूँ तो भारत का जो संविधान है उसके अंदर मूल अधिकार कितने हैं? तो मूल अधिकार 6 हैं। मूल अधिकार कितने बताए गए हैं? तो 6 मूल अधिकार बताए गए हैं। जबकि मूल संविधान के अंदर कितने हैं? तो 7 है। मूल संविधान के अंदर जो 7 आपके मूल संविधान के अंदर 7 मूल अधिकार बताए गए हैं। लेकिन उसके कौन सा अधिकार है, यानी संपत्ति का अधिकार कब कहाँ भेजा गया है, इसके बारे में आगे चिंतन करूँगा कि भाई जो आपके संपत्ति का अधिकार है, यानी संपत्ति का अधिकार, ये अधिकार को इनको वहाँ से मूल अधिकार से हटा करके फिर कहाँ भेजा गया, यानी कि जहाँ जो मौलिक कर्तव्य है उस मौलिक कर्तव्य में भेजा गया। तो उसकी बात अपन आगे करेंगे। तो जो मूल अधिकार है, जो मूल अधिकार की बात करता हूँ तो समता का अधिकार है, फिर आपके स्वतंत्रता का अधिकार है, समता स्वतंत्रता, समता स्वतंत्रता, और फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या और फिर शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार करके 6 अधिकार है। और अधिकार लिए कहाँ से गए? तो अधिकार लिए गए अमेरिका से। कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। ऐसे अधिकार न ऐसे अमेरिका, इतना याद रखना। फिर बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य हैं आपके 11। कितने कर्तव्य है? तो 11। फिर बात करता हूँ आपके संविधान की विशेषताओं की। तो संविधान की विशेषताओं मैंने आपको बताया कि संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न और गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, फिर प्रस्तावना, फिर विश्व का सबसे बड़ा यानी विश्व संसार का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज, फिर संसदीय शासन व्यवस्था। फिर बात करता हूँ मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों की, यानी कि हमारे संविधान के अंदर ये जो मुख्य बातें बताई है, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य, जो समाज के कल्याण के अंतर्गत महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती हैं। फिर बात आती है कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है संविधान के भाग 4 के अंदर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में, जबकि आपके अधिकार किस में है? तो भाग 3 में है। अधिकार किस में है? तो भाग 3 में। अधिकार किस में है? तो भाग 3 में। जबकि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं तो वो किस में है? तो भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व। तो बात कर रहे हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, तो ये नीति निर्देशक तत्व जो भावी सरकारें आती है, उन भावी सरकारों को अपनी नीति कैसी है, उनको निर्देश देने वाले तत्वों की बात बताई गई है। यानी कि जो उनके पथ प्रदर्शन की भूमिका, यानी सरकार कैसे चलाई जाए, सरकार के अंदर किस सिस्टम के तहत अपना कार्य निर्वहन हो, इस बात को, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को सरकार नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती है। या जबकि उनको सरकार को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो नीति निर्देशक तत्व पढ़ेगी, और वह न्यायालय में वाद योग्य भी नहीं है। यानी किसी प्रकार का कोई वाद विवाद भी नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। यानी सीधा सिस्टम है कि आपका मार्गदर्शन करेगा नीति निर्देशक तत्व। किसके लिए? सरकार के लिए। कौन सी सरकार? जो सरकार बनती है। फिर बात आती है समाजवादी राज्य। तो समाजवादी राज्य की बात करते हैं तो 42वां संविधान संशोधन है, उसके तहत समाजवादी राज्य, यानी कि 42वां संविधान संशोधन है, उसके तहत 1976 के अंदर इस शब्दावली को जोड़ा गया है। और इसके अंतर्गत ये बात बताई है कि समाज के अंदर गरीब से गरीब तबके को भी सब प्रकार की सुविधाएं मिले, और आर्थिक तंत्र, अर्थव्यवस्था जो समान रूप से उसका वितरण हो, इस बात को इन्होंने इस रूप में दर्शाया है। फिर वैश्विक मताधिकार का प्रयोग, यानी भारत की जनता में जो वयस्क व्यक्ति है वो मताधिकार का प्रयोग कब से कब तक कर सकता है, यानी किस उम्र से वो मताधिकार का प्रयोग कर सकता है, इस बात को भी संविधान की विशेषता के रूप में बताया है। यानी कि
हम संविधान की बात करते हैं तो हमारे सामने बात आती है वयस्क मताधिकार की, तो वयस्क मताधिकार की जैसी बात करेंगे तो आज अभी माना कि चुनाव व्यवस्थाएं हो तो कौन व्यक्ति जो मताधिकार का प्रयोग कर सकता है, तो 18 वर्ष की उम्र का व्यक्ति है वो वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। और इससे पहले जो व्यवस्था थी वो 21 वर्ष, यानी चुनाव के अंदर पहले इससे पहले जो व्यवस्था थी वो 21 वर्ष, यानी 21 वर्ष का व्यक्ति होता था तब कहीं जाकर वो चुनाव में अपना मत का प्रयोग कर सकता था। फिर बात आती है पंथ निरपेक्ष राज्य की, तो पंथ निरपेक्ष राज्य की बात आती है तो हमारा जो भारत है उसके अंदर किसी भी प्रकार के धर्म को श्रेष्ठ नहीं माना है कि भाई ये केंद्र में कोई धर्म हो, नहीं, सभी धर्मों को समान अधिकार और सभी धर्मों के पंथ मत संप्रदाय के लोग हैं वो सभी अपनी अपनी उपासना पद्धति के आधार पर चल सकें, इस बात को भी इन्होंने अपने संविधान की बात के अंदर व्याख्यात किया है। फिर एकात्म और संघात्मक व्यवस्था, एकात्म और संघात्मक व्यवस्था इनका भी इन्होंने यहाँ पर अद्भुत संयोग कहा है। यानी कि भारत जो संघ है, यानी भारत संघ है तो भारत संघ किसका है, तो राज्यों का। तो भारत में अनेकों राज्य है लेकिन भारत एक है, एक भारत क्या है, तो एक संघ है, तो भारत राज्यों का संघ है। ये इस प्रकार का अद्भुत संयोग है और इसका जो केंद्र है वो राज्यों का समूह है, यानी राज्यों के समूह बनेंगे तभी एक संघ बनेगा। इस संघ को भारत ने अपने आप को शक्तिशाली बना दिया है, ये महत्वपूर्ण विषय है। यानी कि इस प्रकार के विषय आते हैं तो जैसे माना कि एकात्मक राज्य अपना कार्य करे और केंद्र अपना कार्य करे, लेकिन जब राज्य को अपनी व्यवस्था बनाने के लिए, राज्य को अपनी व्यवस्था बनाने के लिए इन्होंने अलग अलग विषयों पर कुछ अलग अलग कार्य डाले हैं। जैसे आपके संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र अपना कानून बना सकता है, राज्य सूची में राज्य अपना कानून बना सकता है, समवर्ती सूची के अंदर राज्य और दोनों अपना, राज्य और केंद्र दोनों अपना कानून एक साथ में उसके अंदर बना सकते हैं, यानी दोनों के लिए उपयोगी है। जो समवर्ती सूची की बात आती है तो जो सूचियां की बात की मैंने, यानी कि इस प्रकार एकात्म और संघात्मक राज्य व्यवस्था। फिर हम बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि जो भारत की न्यायपालिका है उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है और वो जो वहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वह न्यायाधीशों की नियुक्ति भी स्वतंत्र व्यवस्था में दी गई है। और जो उसके अंदर जो सिस्टम दिए गए हैं, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो उसको मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रखा गया है कि जब जब अधिकारों के प्रति या न्यायालय की समस्याओं के प्रति कोई गड़बड़ी करे, कोई छेड़छाड़ करे, संविधान के प्रति कोई छेड़छाड़ करे तो फिर उनके लिए जो आवश्यकता है तो रिटायर्ड जज या न्यायालय की शरण में जाकर के उस सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो बात आती है न्यायिक पुनरावलोकन की। फिर बात करते हैं कि जो भारत का संविधान है कैसा है, कठोर और लचीला। भारत का संविधान है वो कैसा है, कठोर और लचीला। तो आवश्यकता पड़ने पर उसके अंदर भारत के संविधान के तहत किसी के भी साथ में कठोरता भी की जा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर उसको ढील भी दी जा सकती है। यानी कि जो भारत का संविधान है कैसा है, तो मिश्रण है किसका, कठोरता का और लचीलेपन का। जो संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया है, यानी कि जिसके तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है, तो 368 के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत क्या बात बताई है कि जो विधि दी गई है, जो व्यवस्था दी गई है, और वह व्यवस्था कहती है कैसी है, तो वो लचीली है, यानी लचीली और कठोर दोनों हैं, लचीली और कठोर दोनों प्रकार की हैं। और इस प्रकार की जो संविधान की व्यवस्था है उसके अंदर जो संसद है वो साधारण रूप से, साधारण बहुमत से भी जनता साधारण, जो संसद के अंदर साधारण बहुमत पारित करके भी वहाँ के अधिकांश भागों में संशोधन किया जा सकता है। संसद की विशिष्ट व्यवस्था के अंतर्गत इस बात की आवश्यकता बताई गई है, यानी किसमें, 368 में।
यानी 368 के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 अनुच्छेद 368 में इस बात को बताया है। फिर अन्य विशेषताएं भी आती है इसके अंदर। तो अन्य विशेषताओं में भी हमारे सामने जो हमारा देश है विश्व शांति का समर्थक है। फिर अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग और सभी के लिए कल्याणकारी बात करते हैं। और फिर न्यायिक व्यवस्था के अंदर भी हमारे न्यायिक पुनरावलोकन की भी व्यवस्था दी गई है। इस प्रकार करके जो भारत का संविधान है उस भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में बताया है। जैसे ही हम भारत के संविधान की विशेषताओं की बात करते हैं तो हमारे सामने बात सबसे पहले आनी चाहिए कि भारत का संविधान निर्माता कौन थे। भारत के संविधान निर्मात्री सभा का समय, फिर भारत के संविधान निर्माण में समय कितना लगा, फिर इसके अंदर कितने अनुच्छेद थे, फिर इसमें कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी, और इस रूप में संविधान यानी कि जो संविधान की विशेषताएं हैं, यानी जो भारत का विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित दस्तावेज है उस दस्तावेज की विशेषताओं के बारे में मैंने चर्चा की। आप इस व्याख्यान वीडियो को आप अच्छी प्रकार से ईयरफोन लगा करके सुनिएगा। फिर आप इसको लाइक करिएगा और किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप मुझे सूचित करिएगा। भाइयों बहनों, वीडियो का लाइक और इसका शेयर शिक्षण में मोटिवेशन है, इसको बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।